हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सितंबर में जो सीटेट होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, 2014 का हम लोगों ने फरवरी का कंप्लीट कराया था। आज हम लोग देखेंगे सितंबर 2014 में जो पेपर हो गया था उसी को अच्छे तरीके देखते चलेंगे। और आज हम लोग सीडीपी देखेंगे। चलिए, इधर उधर ज्यादा बातें न करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अच्छे तरीके से एक पॉइंट को समझते चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, समझते चलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सबसे पहले बुद्धि यानी बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यानी सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने। अब देखिए, थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे हैं कि प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछ सकता है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, तो अल्फ्रेड बिने आपको याद होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा, देखिए, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। यानी कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह डेश कर रहा है या कर रही है। ठीक, अब देखिए, समझते चलेंगे। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन बी कह रहा है सीखने के लिए आकलन, और सी कह रहा है कि सीखने के समय आकलन, और डी कह रहा है सीखने का आकलन। ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा बी, आपका हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। थोड़ा समझते चलेंगे, ये आपका मूल्यांकन टॉपिक से क्वेश्चन बना है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। उम्मीद हुई चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी तीन देखेंगे। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। ऑप्शन ए कह रहे कि शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बी कह रहे कि पुरुष शिक्षार्थी के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और सी कह रहे कि महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के लिए द्वारा किया जाता है। और डी कह रहे कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका ये राइट हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन को भी समझ लेते हैं। कह रहे कि कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता है, जिससे छात्र छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जेंडर वाइज नहीं करना है क्लास में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। और कह रहे कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहे सही धारा प्रवाह बोलना, ऑप्शन बी कह रहा है कि जानना समझना व लिखना, और ऑप्शन सी कह रहा है कि व्याकरण के नियमों को में दक्ष होना, और डी कह रहे हैं ध्वनि संरचना चिंतन व उसे हेर फेर करना। चलिए इसको देखते हैं कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे का हमारा देखिए डी आपका राइट हो जाएगा, चौथे का आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन में वही चीज दिया है, जो एक्सप्लेन करने वाला उसको हम देखेंगे, बाकी चीज को आगे स्क्रिप्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, पहला करें व्यवहार एवं वातावरण, और बी कह रहा है कि वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी कह रहा है वातावरण पालन पोषण, डी कह रहा है कि अनुवांशिक एवं वातावरण। तो ऑप्शन आपके अगर देखें तो डी आपका सबसे बेस्ट होगा। अब यहाँ थोड़ा समझते चलेंगे कि यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की अनुवांशिकी संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः अनुवांशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है।
तो यहाँ देखिए आपसे उसका अर्थ भी पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रकृति शब्द का कि ये व्यक्ति का क्या अनुवांशिक संरचना से है, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। कह रहा है कि मानव विकास देश है, तो ऑप्शन ए करे गुणात्मक, ऑप्शन बी करे कुछ सीमा तक अमापनीय है, और सी कह रहा है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ऑप्शन आपका सी सबसे बेस्ट हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए एक्सप्लेन को थोड़ा सा देखेंगे। कह रहे मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। देखिए आप यहाँ से कंसेप्ट कितने बन रहा है आपके अच्छे तरीके से। विकास जो टॉपिक है उससे बना है क्वेश्चन, तो इसमें देखिए एक्सप्लेन से आपको इतने इतने टॉपिक बनेंगे। देखिए मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति गर्भ से करे कि व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक। गर्भ से लेकर वही मृत्यु तक, ठीक। और इसलिए इसे मापा जा सकता है, ठीक। और इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही यह गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीजों में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ से देखिए आप कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इंपोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन है। पहला ऑप्शन ए कह रहा है परिवार, दूसरा कह रहा है इको क्लब, और सी कह रहा है सार्वजनिक पुस्तकालय, और डी कह रहा है स्वास्थ्य क्लब। अब देखिए यहाँ आपका निष्क्रिय पूछा है, तो आपका सी राइट हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक। अब थोड़ा समझते चलेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्लब समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है। तो सक्रिय एजेंसी में आपके कौन कौन आ गए। परिवार हो गया, इको क्लब हो गया, स्वास्थ्य क्लब समाजीकरण के सक्रिय एजेंसी हो गए, जहां व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है, ठीक, तथा अपने विचारों को दूसरे के साथ बांटता है। और परंतु सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं होता है, ठीक। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी कह रहा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। और डी कह रहा है कि जितना संभव हो उतना आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। अगर देखा जाए सबसे आपका बेस्ट आपका हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते चलेंगे। किसी भी प्रकार का मानव विकास एक समृद्ध और विविधापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है। तो यही बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, ठीक। तो ऑप्शन ए कह रहे संग्रहण, और ऑप्शन बी कह रहे तथ्यात्मक, ऑप्शन सी कह रहे स्पर्श संबंधी, और डी कह रहा है चाक्षुष। तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो डी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा एक्सप्लेन को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चाक्षुष अर्थात जिसका बोध नेत्र से हो, यानी कि इसका अर्थ अगर पूछ दे चाक्षुष का मतलब तो नेत्र यानी आंख से होता है। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब आंख से उसे देखता है, ठीक। फिर भी वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। यानी बच्चा जब देखेगा तभी उसका अनुकरण करेगा, उसके बाद सीखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 कह रहे देखिए देश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन ए कह रहा है भावात्मक, ऑप्शन बी कह रहा है कि संरक्षण उन्मुखी, ऑप्शन सी कह रहा है कि सुरक्षा उन्मुखी, और डी कह रहा है कि प्रभावी। तो आपका ऑप्शन अगर देखा जाए सबसे बेस्ट आपका ये राइट हो जाएगा भावात्मक।
अब थोड़ा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। कह रहे भावात्मक प्रेरणाएं व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 देखेंगे हम लोग। कह रहे कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता देश है। कौन सा कराता है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है अध्यवसाय, और बी कह रहा है कि संवेग, और सी कह रहा है कि वचनबद्धता, और डी कह रहा है अभिप्रेरणा। अगर देखा जाए सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा, अभिप्रेरणा। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अभिप्रेरित एक आंतरिक बल है। जो अभिप्रेरित है वो क्या है, आंतरिक बल है, जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, वह उन्हें प्राप्त करने में सहायता भी करता है। देखिए अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो आप उस चीज करेंगे। सिर्फ बाहरी प्रेरणा से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सहपाठियों से प्रतियोगिता, और बी कह रहा है कि अर्थपूर्ण संबंध, और सी कह रहा है माता पिता की ओर से दबाव, और डी कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। अब इसमें थोड़ा समझते चलेंगे तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, अर्थपूर्ण संबंध। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे कि पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। देखिए थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, तो अपने वर्तमान पूर्व ज्ञान से यानी पूर्ण ज्ञान से उसको सीखना करना जरूरी होता है, सीखने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 13 कह रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को देश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। समझ, ऑप्शन ए कह रहा है समझ, ऑप्शन बी कह रहा है सृजन, ऑप्शन सी कह रहा है विश्लेषण, ऑप्शन डी स्मरण। तो आपका अगर देखा जाए तो सृजन आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। थोड़ा समझते एक्सप्लेन को। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतना ही उनकी समझ होगी। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे देखिए, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि गतिक प्रक्रमण, और बी कह रहा है कि विचार करना, सी कह रहा है समानुभूति देना, और डी कह रहा है याद करना। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका सी होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे, सी समझ में आ जाएगा। कह रहे कि समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो व्यक्ति उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। जैसे समानुभूति मतलब क्या होता है, जैसे कोई अगर व्यक्ति मान लीजिए कि अंधा है, ठीक, कोई व्यक्ति अगर अंधा है, अगर नहीं देख पाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो समानुभूति जिसके अंदर एक गुण होता है, तो व्यक्ति क्या करेगा कि अपने आंखों पर पट्टी बांध करके उसके परिस्थिति में जाकर के एक बार अनुभव करने की कोशिश करे, क्या ऐसा इस स्थिति में कितना इसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो व्यक्ति उस चीज को समझने की कोशिश करेगा। तो हमें देखिए हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझने का और एक दूसरे का सम्मान करने के लिए होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो समानुभूति का मतलब एक दूसरे के परिस्थिति में रहकर सोच विचार करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे देखिए कि गणित से अभिप्राय निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। 15 इधर है आपका, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ कर ऑप्शन ए करा है कि निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी करा है स्क्रीनिंग परीक्षण, और सी करा उपलब्धि परीक्षण, और डी करा है अभिक्षमता परीक्षण। तो आपका सबसे बेस्ट आपको हो जाएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। निदानात्मक परीक्षण से मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता
का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है। देखिए कि प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन देश के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए करे गुण, ऑप्शन बी करे अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी करे त्वरण और ऑप्शन डी करे प्रतिभा। अगर देखा जाए तो अपसारी चिंतन सबसे बेस्ट है। थोड़ा समझते चलेंगे इसको अच्छे तरीके से। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए जाते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। अब देखिए सीबीएसई ने इसको क्या माना था? सीबीएसई ने इसका उत्तर डी प्रतिभा माना। ठीक, तो अब आयोग जिस हिसाब से मानता है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, सीबीएसई ने उसको डी माना था, लेकिन ए आपका ऑप्शन 20 सही था बुक के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कराए कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, और ऑप्शन बी कह रहा है सहयोगात्मक शिक्षा, और सी कह रहा है पृथक शिक्षा, और डी कह रहा है कि सशक्तिशील शिक्षा। तो अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा समावेशी शिक्षा। थोड़ा समझते चलेंगे एक्सप्लेन को। यह समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य है जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर चाहे बच्चा समर्थ हो या नहीं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आ। ये देखिए आपका समावेशी शिक्षा जो टॉपिक है उससे आपको एक क्वेश्चन बने थे। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रीवियस से आपको यही पता चल रहा है किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने। आप नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन अगर देखें तो बी सबसे बेस्ट होगा, आवश्यकता। थोड़ा समझते चलेंगे। जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करता है, उसी प्रकार हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो ऑप्शन अगर देखेगा डी सबसे बेस्ट हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। अब थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि स्टेनबर्ग ने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के 3 रूप हैं, जैसे व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। आप याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन आगे चल के पूछे तो आप उसको दे सकते हैं जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? तो अगर देखा जाए तो ये आपका बी राइट हो जाएगा, इंद्रिय यानी कि इंद्रिय जनित गामक स्तर। अब थोड़ा समझते चलेंगे, ऑप्शन बी राइट है, उसको समझते चलेंगे एक्सप्लेन को। कह रहे कि पियाजे की संवेदी गामक, इसको इस संवेदी गामक नाम से भी जाना है। संवेदी गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष का बच्चा जिसमें वह आंख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो आप ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सांस्कृतिक, ऑप्शन बी कह रहे हैं जैविक, और ऑप्शन सी कह रहा है कि भाषाई, और डी कह रहे हैं सामाजिक। अगर देखा जाए तो आपका बी आपका राइट हो जाएगा इसमें। इसको तो आपका देखिए बी आपका सही है। यहाँ समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। कह रहे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषाई व सामाजिक पक्षों की बात कही गई है, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि छात्राएं। अब देखिए सिर्फ छात्राएं दिया, आप ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, और बी कह रहा है कि अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्वक निष्पादन करती हैं, और सी कह रहा है कि भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, और डी कह रहा है गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा ए। कह रहे कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। थोड़ा समझते हैं, चलिए आगे। कह रहे कि छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक भेदभाव का प्रभाव नहीं होता है, अतः विकल्प ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ग्रेड अंकों से कैसा अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार से प्रश्नों से संबंधित है? ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये आपका सही है विश्लेषणात्मक। थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन को। ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। कि यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटाकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने के लिए प्रवृत्ति को समर्थन देता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का है, देखिए 24 का है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास देश से संबंधी। तो क्या हो जाएगा? आप देखिए जब पढ़ने वाली संबंधी होगी तो आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी है और डिस्कैल्कुलिया मैथ संबंधी है। ठीक, चलिए थोड़ा सा। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षरों को उल्टे क्रम में भी लिखता है, जैसे बी को डी और डी को बी बोलता है, लिख देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 25 25 भी देखेंगे। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बेस्ट आपका सी राइट है, सहयोगात्मक नैतिक। करें कि सहयोगात्मक नैतिक स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार सहयोगात्मक पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 26 कह रहा है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो क्या होगा? देखिए समझते चलेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। ऑप्शन ए अगर देखा जाए आपका, देखिए ऑप्शन दिया है ए कि उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। और व्यवस्था, ऑप्शन सी कह रहे व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। और डी कह रहे कि उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन आपके सही सी राइट हो जाएंगे, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 27 कह रहा है एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ठीक, तो देखा जाए तो इसमें कौन सा सही है, तो हम लोग देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? अब अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग के एक मुख्य तरीका। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन आप देख रहे हैं एक्सप्लेन को। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है, वह उसके बाद सीखना शुरू करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 28। कह रहे कि जब बच्चे का एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के यानी डेस के द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। थॉर्नडाइक प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, प्रयास और त्रुटि। आई होप आपको समझ में आया होगा। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे कि सिद्धांत चित्र डेस के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी सबसे बेस्ट हो जाएगा, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। अब चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझ लेते हैं। उचित सिद्धांत चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ व व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी अवधारणा को छोटी छोटी उप अवधारणाओं में बांट दिया जाता है, जिसके द्वारा सूचना को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से समझा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 यानी 30, आखिरी इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा निगमनात्मक तर्कणा से में शामिल है। क्या है देखिए समझते हैं हम लोग। ऑप्शन अगर देखा जाए ये राइट डी आपका राइट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। थोड़ा समझते चलेंगे। निगमनात्मक तर्कणा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों के द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपके थे 30 क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा और आप लोगों को प्रीवियस से पता भी चल गया होगा कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बने। दोस्तों तो ये था आप लोग का ये 2014 का हमारा ये सितंबर का पेपर। हम लोग फरवरी कर चुके थे, सितंबर का है। देखिए जब दो बार पेपर हुआ था हम लोग को दोनों पेपर करना पड़ेगा। ये था आपका 2014 के एक कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी वाला ये सितंबर का। ठीक, 21 सितंबर को हुआ था पेपर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा और अपने तैयारी को और बेहतर करते रहें, क्योंकि कभी भी सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अगर जिनका टेट में अगर थोड़ा सा अगर डाउट है कि टेट हमारा थोड़ा सा निकलने में दिक्कत होगा तो सीटेट अगर फॉर्म डाले होंगे तो अपना बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाएं। ठीक, चलिए तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।